आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है नाजरीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। नाजरीन, कौमी असम्बली में अपोजिशन की तकर्री का मामला एक बार फिर सियासी मंजरनामे के मरकज में आ चुका है, जहां हम देखते हैं कि पीटीआई और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। एक तरफ अपोजिशन लीडर की तकर्री के अमल को आगे बढ़ाने की बात की गई है, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मुज़ाकिरात, स्ट्रीट मूवमेंट और इत्तेमाद साजी पर हुकूमत और पीटीआई के बयानात में एक वाज़ेह तज़ाद जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। सियासी दर्जा हरारत कम होगा या महाज आराई बढ़ेगी, ये आने वाले दिनों में पार्लिमान और सियासत दोनों के लिए फैसला कुन साबित हो सकता है। हम देखते हैं कि एक तरफ तो मुज़ाकिरात की बात की जाती है, दूसरी तरफ कहा जाता है, राना सनाउल्लाह के जिस तरीके से उन्होंने बात की कि अगर आप मुज़ाकिरात की बात करते हैं और अगर स्ट्रीट मूवमेंट का भी जिक्र करते हैं तो फिर आप मुज़ाकिरात को इनकार ही समझेंगे। ये तमाम तो चीज़ें हमारे सामने तो आ रही हैं। इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में बात हो चुकी है कि हुकूमत किसी और पेज पे है, हुकूमती वज़रा कुछ और कहते हैं और इसी के साथ पीटीआई के जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है वो कुछ और कह रही है। ये तमाम तर चीज़ें तो हमारे सामने हैं ही हैं और ये है हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा। तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे आलमी सियासत। हमारी मुल्क की जो सियासत है वो तो इस वक्त हम सभी के सामने है, लेकिन उसके साथ साथ आलमी सियासत एक बार फिर कशीदगी के खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां हम देखते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन की हलाकतों पर सख्त फौजी रद्द-ए-अमल की धमकी दे दी है। उधर हम देखते हैं कि वेनेजुएला में हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद ट्रंप ने लातीनी अमेरिका के दीगर ममालिक खुसूसन कोलंबिया और क्यूबा को भी निशाने पर ले लिया है। एक तरफ अमेरिका की सख्त गिर पॉलिसी तो दूसरी जानिब वेनेजुएला की जानिब से मुज़ाकिरात की पेशकश। मुज़ाकिरात की बात वहाँ भी हो रही है, मुज़ाकिरात की बात यहाँ भी हो रही है। ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन हमारे प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं तारिक सुमैर साहब, शिकार साहब, सगीर चौधरी साहब और असगर चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। हमें आगाज़ करना चाहूँगी प्रोग्राम का। तारिक सुमैर साहब, आपसे क्या समझते हैं? हम इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं तमाम तर सूरत हाल का, जिस तरीके से हमने बात की कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर पर पीटीआई और स्पीकर की एक अहम मुलाकात जो है वो भी सामने आई है, और जबकि हम देखते हैं कि दूसरी जानिब स्पीकर अयाज सादिक जो है उनकी जानिब से एक बात जो है वो की गई है, और वो बात ये है कि जहाँ तक मुज़ाकिरात की नहीं, जहाँ तक ये बातें जो हैं वो चल रही हैं, अपोजिशन ने मुज़ाकिरात शुरू करने के लिए ताहाल राब्ता नहीं किया, अयाज सादिक का ऐसा कहना है। मुज़ाकिरात होते नज़र आते भी हैं, नहीं भी आते हैं, संजीदगी है भी, नहीं भी, हो क्या रहा है? जी शुक्रिया आकाशा आपका। पहले तो मैं आपको बताता चलूँगा, आज स्पीकर अयाज सादिक साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, कुछ और दोस्त भी थे वहाँ। आपके जो हफ्ते वाले दिन का प्रोग्राम था उसका तज़किरा भी हुआ, जहाँ मैंने ये ख़बर दी थी कि 2 लॉरियों की मुलाकात हुई, यानी ढाका में तारिक रहमान साहब जो बांग्लादेश के रहनुमा हैं, खालिदा ज़िया के बेटे हैं, और अयाज सादिक साहब जी। तो उन्होंने कहा मैंने वो प्रोग्राम देखा है और बड़ी अच्छी उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी। पहले तो मैं ये बताता चलूँ। दूसरी बात जो आपका सवाल है कि जी अपोजिशन लीडर की तकर्री, आज उनसे चीफ व्हिप हैं पीटीआई के आमिर डोगर, उन्होंने मुलाकात की है, और जो मुश्ताक साहब हैं उन्होंने रिपोर्ट पेश किया है कि पिछले हफ्ते अपोजिशन ने दोबारा डॉक्यूमेंट्स दिए थे और पेशावर हाई कोर्ट में जो हुक्म इम्तनाई ख़त्म हुआ है उसके हवाले से। तो स्पीकर साहब ने वाज़े तौर पे 2-3 बातें की हैं। एक बात हमारे लिए तो हैरान कुन नहीं थी, पीटीआई के लिए हैरान कुन हो सकती है, कि उन्होंने कहा कि जो पीटीआई के बाज़ अरकान ने उनसे रब्ता किया था, जब पहले एक उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई कि जी महमूद खान चकजई को बनाया जाए, तो उन्होंने कहा पीटीआई के अंदर इसमें इख्तलाफ है, और जब अरकान की ये फहरिस्त दोबारा जमा कराई जाएगी तो उनके जो सिग्नेचर होंगे उनकी मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे तस्दीक करूँगा, फिर फ़ैसला करूँगा, और फ़ैसला वही होगा जो आइन और कानून के मुताबिक होगा। फिर वो कहते हैं कि ये एक गलत प्रोपेगेंडा किया गया और बार बार ये कहा गया कि स्पीकर ऑफिस डिले कर रहा है, हालांकि ताख़ीर पीटीआई की अपनी तरफ से थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं दिए थे। अब डॉक्यूमेंट दिए हैं और मैं आइन और कानून के मुताबिक जायज़ा लूँगा, और इस हवाले से मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मैं मशावरत करूँगा, और यकीनन उन्होंने कुछ किसी हद तक मशावरत कर भी ली होगी। इससे पहले हमारे प्रोग्राम में भी डिस्कस हो चुका है कि इस मामले को लटकाया जाएगा। सो आई थिंक आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि अगली बात आपको जो है वो मामला बहुत जल्द हल होने वाला है। मैं अगली बात आपको फाइल का भी बता दें, जो फाइल दराज की मैं आपको बताता चलूँ। जो मेरे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से या उनकी एडवाइस पे
महमूद खान चकजई से रब्ता हुआ था जी। और नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़ें, जमूत का शिकार ना रहें, और लगता है कि अब महमूद खान चकजई की नॉमिनेशन हो जाएगी। और स्पीकर साहब ने आज उस अंदाज में उनके बारे में बात नहीं की। 12 जनवरी को जब इजलास होना है, मैं थोड़ा बता दूं क्या होगा। क्या स्पीकर साहब ऐवान में ऐलान करेंगे कि ये पोस्ट खाली है, ये तरीक़ाकार है इसका, इसके मुताबिक दोबारा अप्लाई करें तमाम अपोजिशन जमातें, उनके पास दरख्वास्त जमा कराएं, और उसके बाद प्रोसेस बाज़ाब्ता 12 जनवरी से शुरू होगा। फिर उनसे मैंने पूछा कि जी PTI से मुज़ाकरात, उनका अभी तक मुज़ाकरात के हवाले से कोई रब्ता नहीं हुआ। जब वो रब्ता करेंगे, कोई कंक्रीट बात करेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर मैं हुकूमत से बात कर लूँगा। अभी तक मेरे साथ मुज़ाकरात के हवाले से तो ये मैं आपको ख़बर देता चलूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि ये मसला हल हो, क्योंकि महमूद खान चकजई नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा उन्होंने तवील अरसा सियासी इत्तेहाद का हिस्सा रहे हैं, उनकी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। 2013 से 18 तक जिसकी वो नकल उतारा करते थे बानी PTI इमरान खान चादर ऐसे करके धरने में, तो उस वक्त इनके भाई भी गवर्नर थे बलूचिस्तान के, इनके एक भाई मिनिस्टर भी थे प्रोविंशियल हामिद साहब, तो ये समद साहब इनके भाई गवर्नर थे, तो उस वक्त नकल उतारते थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़ा एहतराम करते हैं महमूद खान चकजई का सर। ये और अब लगता है कि मेरी बात मुकम्मल होने दें, असगर चौधरी साहब मेरी बात मुकम्मल होने दें। महमूद खान चकजई के ज़रिए ही अगर कोई रास्ता खुलना है और कोई समझदार आदमी डट के अगर बानी PTI को मशवरा दे सकता है जेल के अंदर या पैगाम रसानी के ज़रिए, वो महमूद खान चकजई दे सकता है, क्योंकि PTI के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं है जो जुर्रत से और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक अपने लीडर से बात कर सके। और अगर जिस तरीके से एक दिन महमूद खान चकजई ने कहा था सोशल मीडिया के मतलब कि किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए, वो नून लीग के सोशल मीडिया को नहीं कह रहे थे, वो PTI के सोशल मीडिया को कह रहे थे कि आप किरदार कुशी बंद करें ताकि मामलात आगे बढ़ें। तो यही रास्ता खुलेगा और आपको अच्छी खबरें देखने को और सुनने को मिलेंगी। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें तो हमारे सामने तो आ ही जाएंगी। शकील करार साहब, क्या समझते हैं? हम हमेशा से अपने प्रोग्राम में, मतलब हमारा जो टॉपिक ही रहा है मुज़ाकरात के हवाले से, तो मुज़ाकरात की बातें तो यहाँ भी हो रही हैं। और अगर बात कर ली जाए कि इस मुज़ाकरात पर जो PTI के साथ मुज़ाकरात होने की बातें होती हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से भी कहा जाता है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और मुज़ाकरात की पेशकश जो है वो भी बहुत मरतबा की गई है। ऐसे में हम देखते हैं कि हुकूमत वज़रा जो है वो एक पेज पर नज़र नहीं आते। ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि वफाकी वज़रा मीर मुकाम जो उनका कहना है कि मुज़ाकरात 9 मई पर माफ़ी मांगने से मशरूत है। अगर 9 मई की आप माफ़ी मांग लेते हैं तो डेफिनेटली आपको मुज़ाकरात जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद तलाल चौधरी साहब जो है वो कहते हैं मुज़ाकरात हो भी जाए तो बानी PTI के लिए कारगर बिल्कुल भी साबित नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि भाई मैं तो इन मुज़ाकरात की शदीद मुखालफत कर रहा हूँ। उसके बाद राना सनाउल्लाह जो कहते हैं कि PTI की स्ट्रीट मूवमेंट नाकाम हो गई तो मुज़ाकरात का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। ये क्या सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसको ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं? शुक्रिया काशा। देखिए, पहली बात तो ये कि तारक सुमैर साहब ने जितनी तारीफ़ महमूद खान चकजई कर दी है तो उससे नज़र आ रहा है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि दाल होता काली निकला है, पूरी काली है, काली निकला है। तो इतनी तारीफ महमूद खान जाने का इंतजार है की तारीफ जो है वो तारक सुमैर साहब करें तो ये बड़ी अजीब सी बात है नज़र आ रही है मुझे। तो लग रहा है कि मामला कुछ मशकूक है। और दूसरी बात यह कि मुज़ाकरात देखिए हामी तो दोनों तरफ हैं और दोनों तरफ से ही आग लगाने की कोशिश होती है। आप जब बात स्पेसिफिक करते हैं कि PTI के सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए तो फिर जो आपके वज़रा की जो ज़ुबान और जिस तरह अंदाज वो गुफ्तगू को फरमा रहे होते हैं तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जहाँ तीसरी क़ुव्वत उसको रोकेगी। तो इसका पहले फ़ैसला आप कर लें। लेकिन यहाँ जो बातें हो रही हैं स्पीकर साहब की, तो स्पीकर साहब ने जिस मुलाकात का जिक्र यहाँ पे हुआ तो उसमें एक और बात भी उन्होंने कही थी कि जो महमूद खान चकजई है उनकी नामजदगी बतौर अपोजिशन लीडर के हवाले से PTI में इख्तलाफात पाए जाते हैं। और वो मुतअद्दिद अरकान का उन्होंने हवाला देते हुए ये भी कहा कि उन्होंने फ़ोन करके कहा है कि हम महमूद खान चकजई को अपोजिशन लीडर जो है वो तो तस्लीम नहीं करेंगे। जिस पर स्पीकर ने ये अपना ख्याल ज़ाहिर किया था कि क्यों ना इस पर तमाम जो अरकान हैं PTI के उनके दस्तखत लिए जाए ताकि कंफर्म हो सके कि कितने लोग उनके हामी हैं, कितने उनके मुखालिफ हैं। पहली बात तो ये कि ये चीज़ क्लियर इस तरह भी होगी तो उस वजह से इनका जो तकर्रुर है उसमें ताख़ीर हो सकती है।
सियासी ऐसे भी सियासी कामों में ताख़ीर का उसको जानबूझ कर शिकार किया जाता है। ख़ासतौर पे 12 मई को जो ऐलान हुआ है जलसे का, तो हुकूमत की तमाम तर कोशिश है कि मुज़ाकरात के नाम पर, बातचीत के नाम पर और कानूनी मामलात को तय करने के हवाले से ऐसे इक़दाम किए जाए कि 12 मई गुजर जाए और PTI का एहतजाज, चलो 8 फरवरी या 12 कर लें, 13 कर लें, वो भी आगे पीछे, लेकिन उसमें आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह हुकूमती वज़रा चार अलग अलग बयान दे रहे हैं और स्पीकर बात कोई और कर रहे हैं, और इसी तरह PTI की तरफ से भी मुख्तलिफ बयान सामने आ रहे हैं इस मुज़ाकरात के हवाले से। लेकिन किसी ने भी ये मुखालफत नहीं की है PTI के लीडर ने कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। जो PTI की क़यादत बात कर रहा हूँ, अगर खान की बहनों की बात करें तो वो उनका PTI के डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, मुस्लिम बहनें हैं उनकी। तो PTI का मौक़िफ़ अभी तक यही है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन वो बात है कि वो मुज़ाकरात की शराइत क्या है या उनके उसमें नुकात क्या होंगे। सबसे अहम बात है नुकात की, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, ये मुज़ाकरात होंगे सिर्फ़ और सिर्फ खान की मुलाकात के हवाले से होंगे, और अगर हुकूमत इस पर मस्बत इशारा देती है कि मुलाकात हम करा देंगे तो फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। अदरवाइज़ इस बात यहाँ से आगे नहीं जा जाएगी, क्योंकि मुज़ाकरात, असल मुज़ाकरात तो होने ही बानी PTI से है। ये तो मुज़ाकरात सिर्फ होने हैं कि आगे रास्ता खोला जाए, अडियाला की तरफ जो रास्ते हैं, रुकावटें हैं, वो हटा के हमें मुलाकात का मौका दिया जाए। उसके बाद फिर जो जवाब उनकी तरफ से आएगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन लगता नहीं है कि खान की तरफ से ऐसी कोई बात आएगी और वो मुज़ाकरात का हामी भर के अपनी जो इस वक्त तक की सियासत है उसको डुबोना कभी नहीं चाहेंगे। अगर वो डुबोना होता, आपको ये मुज़ाकरात डुबोने के मुतरादिफ लग रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो ये PTI डूब जाएगी? खान की जो पॉलिटिक्स है, मैं उस एंगल से बात कर रहा हूँ कि मेरा तजिया नहीं है। खान साहब ने उनका बयानिया है कि मुज़ाकरात मैंने करने होते तो साल पहले कर लेता, 2 साल पहले कर लेता। एग्जैक्टली। तो फिर सर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं PTI के जलसे को रोकने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए, आवाम की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए और सिर्फ सियासी स्कोरिंग के लिए हो रहे हैं। अदरवाइज मुज़ाकरात का निकात बताते हैं क्या है, PTI ने तो पता निकात ही नहीं दिए, तो मुज़ाकरात के इख्तियार किसके पास है और निकात क्या है और उस पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? ये तो सारी बातें अभी जमा तफरीक हो रही हैं, प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ कुछ चीज़ें रोकने के लिए इक़दाम जो हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। सगीर चौधरी साहब, PTI का मौक़िफ़ है कि इमरान खान से बराह रास्त मुलाकात के बगैर मुज़ाकरात जो है वो मुमकिन नहीं है। मुलाकात की बात तो की जा रही है, प्री कंडीशंस अगर PTI की जानिब से की जाती हैं, प्री कंडीशंस लगाए जाते हैं, तो डेफिनेटली वो दूसरी जानिब से भी होगा, हुकूमत की जानिब से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखें, पहली बात तो ये है कि जो अपोजिशन लीडर की तकर्री है वो ताख़ीर का शिकार क्यों हो रही है और उसमें क्या इतना बड़ा डिले है कि आप उसको ताख़ीर का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आप ऐवान में ये कह देते हैं कि हमारे दरवाज़े जो हैं वो खुले हैं और फिर उनसे कहते हैं कि आप जो है वो अपनी दरख्वास्त लेके आएँ। तो अगर वो दरख्वास्त की बात की जाए तो पिछले साल, यानी जो गुजर चुका है साल, उसमें 19 नवंबर को दरख्वास्त आई थी, ठीक है, अपोजिशन लीडर की तकर्री के हवाले से। इसी तरह फिर 5 दिसंबर को आई, फिर 19 दिसंबर को आई और उसके बाद 31 दिसंबर को ख़त लिखा गया और अब फिर आज चीफ व्हिप जो हैं आमर डोगर, उन्होंने इन पर्सन मुलाकात किया यासर साहब से और उनसे सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो तरीक़ाकार तो यही होता है। इस दौरान कानूनी पेचीदगियाँ मेरा तो ख्याल है कि कोई ऐसी नहीं है। क्या महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उनकी कोई कागजात में मसला है या उनकी नामजदगी को लेकर उसमें कोई उनकी डिग्री जाली निकल आई है कि उस पर इतराज़ात आ जाएगा? ऐसा कौन सा कानूनी मसला है? जब आपने उनको अपोजिशन लीडर मुकर्रर करना है तो आपके पास तो ऑप्शन है। PTI की क़यादत खुद ज़िम्मेदार थी ताख़ीर पाने में। आप ये कह रहे हैं कि तारक उस्मैर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में नून लीग जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं, याद साहब कहते हैं जी मुझे तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है? अयाज सादिक साहब जो है वो बगैर पूछे ये फैसला कर सकते हैं? ये मुमकिन ही नहीं है। मुझे मैं कर सकता हूं, मुझे मतलब कोई पूछेगा भी नहीं इस हवाले से। सर मेरा क्वेश्चन आप थोड़ा समझिएगा कि PTI का मौकिफ ये है कि इमरान खान से बराह रास्त मुलाकात के बगैर मुज़ाकरात मुमकिन ही नहीं है। तो आप क्या कुछ समझते हैं कि भाई प्रीकंडीशंस जो है वो अगर इस जानिब से तो उस जानिब से भी होंगी? देखें, इमरान खान की जानिब से तो महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर को जो है वो बाकायदा नॉमिनेट किया हुआ है और उनको मुकम्मल इख्तियारात दिए गए हैं, ठीक है। और एक जो सीनियर वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, जो एडवाइज़र हैं इस वक्त वज़ीर आज़म के,
उन्होंने जो है वो एक बयान दिया था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि या 5 बड़े अगर आपस में बैठें तो फिर मुज़ाकरात जो हैं वो मुमकिन हैं। 4 की तो उन्होंने बात की और पाँचवें का उन्होंने कहा था कि वो आप सब जानते हैं, यानी फील्ड मार्शल साहब का उन्होंने बराह रास्त नाम लेना चाह रहे थे। ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो पिछले दिनों सामने नज़र आया था। मुज़ाकरात का मतलब ये है कि कुछ वज़रा इसके हामी हैं मुस्लिम लीग नून के, और कुछ वज़रा ये चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात ना हों, ठीक है। लेकिन पीटीआई का वाज़ेह स्टैंड हमारे सामने आ चुका है। जब उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है और मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ना शुरू हो गया है, जिसमें सुहेल अफरीदी CM KP वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से साथ बैठने के लिए अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं, बैठने के लिए तैयार हैं, और उनकी स्टेटमेंट्स भी अब जो है वो पॉजिटिव आना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब तो है, यही बनता है ना कि पीटीआई अब जो है वो मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहती है। किसी तरफ से हमें मुज़ाकरात के हवाले से कोई मुखालफत नज़र नहीं आ रही। और दूसरी तरफ आप देखें, और अगर ऐसा होता है कि अगर बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दी जाती है और बानी पीटीआई ये कह देते हैं कि भाई मैं तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहता, फिर क्या होगा? देखिए, मुलाकात करवाएंगे, इनको डर किस चीज़ का है? एक दफ़ा मुलाकात करवाएं तो सही। जो मुलाकात करने वाले हैं उसमें जो लोग जाएंगे या जो पैनल जाएगा वो वकला का पैनल तो नहीं होगा, या खुदा न खासा को अलीमा खान तो जाके उनसे मुलाकात नहीं करेगी। जब सियासी मुलाकात होगी तो वो सियासी एंगल से होगी, सियासी तरीक़ेकार से होगी। और 26 नवंबर का जब ये हो रहा था सारा एपिसोड, तो उस वक्त भी वो उनके साथ जब राब्ते में थे तो वहाँ से भी डायरेक्शंस उस वक्त आ रही थी ना। संजानी का जो मामला है वो तो बिल्कुल तय हो गया था कि संजानी में ही होगा। फिर उसके बाद उसको डाइवर्ट करके तो डी चौक में लाया गया। बीच में कुछ अनासर ऐसे थे जिन्होंने मिस कम्युनिकेट किया। बेसिक इमरान खान जो हैं, अब हमें तो नहीं पता, वो जेल में बैठे हुए हैं, उनकी कोई वाज़ेह डायरेक्शन नहीं है, जो हम सुनते हैं वो हम बयान कर देते हैं। अब देखें, ये चीज़ें जो हैं अथेंटिक उस वक्त होंगी जब सियासी कमेटी जो मुज़ाकरात के अमल में संजीदा है वो इमरान खान से जाकर मुलाकात करेगी, उसको मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है उसके हवाले से बताएगी, सियासी सूरत हाल के हवाले से तज़किरा होगा। और जब सारी सूरत हाल उनसे डिस्कस होगी तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान जो है वो इससे इनकार कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि अगर इमरान खान को मस्बत अंदाज में अप्रोच किया जाए और मुलाकात उनकी इस अंदाज में कराई जाए और उनको असल जो पिक्चर है वो उनके सामने लाई जाए कि असल पिक्चर ये है, इसके बगैर मुमकिन नहीं है, तो इमरान खान जो है वो कभी भी इससे इनकार नहीं कर सकते। अब तक जो होने वाली मुलाकातें हैं उसमें उनको हमेशा जो है वो डिफरेंट एंगल से बातें की गई हैं। हर बंदे ने जाके अपने तरीके से उनसे बात करने की कोशिश की है और जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो नहीं निकला। लेकिन अगर अब कोई पॉजिटिव वाइब्स हमें नज़र आ रही हैं तो उसकी वजह ये है ना कि उन्होंने इस कमेटी को बाख्तियार बनाया हुआ है। जो सियासी कमेटी बनाई गई है 23 रुकनी सियासी कमेटी बनाने का मकसद ये था कि इसमें कुछ पीटीआई के अपने लोगों को शामिल किया जाए और कुछ दीगर ऐसे गैर मुतनाज़ा लोगों को शामिल कर लिया जाए ताकि उन पे जो दीगर सियासी जमातें हैं उनका कंसेंसस हो जाए, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी है, इत्तेहादी जमातें हैं और उनकी गवर्नमेंट है। तो ये इसका बनाने का मकसद ही ये है। अगर ये मकसद ना होता और मुज़ाकरात के लिए वो संजीदा ना होते तो मेरा ख्याल सियासी ये जो एक बनी हुई है इसमें इसको बनाने की जरूरत नहीं थी। संजीदगी को क्या करना है असगर चौधरी साहब, ऐसी संजीदगी को क्या करना है कि इस असगर चौधरी साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी। क्वेश्चन मेरा वही है कि अगर जो इस वक्त मौजूदा पीटीआई की क़यादत है या कुछ लोग हैं, ग्रुपिंग की हम बात करते हैं, लेकिन कुछ वज़रा जो है वो चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं पीटीआई में वो चाहते हैं कि मुज़ाकिरात हो जाएं, कुछ है जो बिल्कुल नहीं चाहते कि मुज़ाकिरात हों। ऐसे में ऐसा होता है कि अगर 11th और कोई मुलाकात हो जाती है बानी पीटीआई से और बानी पीटीआई कहते हैं भाई मैं तो मुज़ाकिरात करना ही नहीं चाहता, तो फिर क्या होगा? बहुत शुक्रिया काशा। इस वक्त जो पीटीआई की अंदरूनी सूरत हाल है और जो मुल्की सियासत है ना, ये कल जबरा का ऐसा सवाल है कि जिसका कुलिया किसी को मिल नहीं रहा है कि इसको हल किस तरीके से करना है। सबसे पहले जिस तरह सगीर चौधरी साहब ने बात की सियासी कमेटी, तो सियासी कमेटी तो अमलन तितर बितर है और वो एक ग्रुप उसके ऊपर इत्माद कर रहा है तो दूसरा ग्रुप उसके ऊपर इत्माद कर रहा है। देखिए रास्ता कहाँ से निकलेगा, बहुत सादा सा इसका जवाब है। अगर कोई रास्ता निकालना चाहे, क्योंकि जहाँ एक जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज के ऊपर नहीं है तो ख़ुद जिक्र हो चुका है कि हुकूमती वज़रा भी एक पेज के ऊपर नहीं है। एक अपना बात कर रहा है, दूसरा वज़ीर अपनी बात कर रहा है, तीसरा वज़ीर अपनी पॉलिसी दे रहा है। और मेरे तारक सुमैर साहब कह रहे हैं जी कि मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर बन जाएं तो अब बन जाएंगे।
तो क्या स्पीकर अयाज सादक के जो हैं वो आइन, कानून और असम्बली रूल्स के मुताबिक उन्हें अपोजिशन लीडर बनाएंगे या मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश के मुताबिक? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर असम्बली रूल्स, आइन और कानून के मुताबिक बनाना होता तो अब तक तो ये तीसरा महीना जा रहा है, उन्हें अपोजिशन लीडर बन जाना चाहिए था। अक्सरियत की हमायत उन्हें वहाँ पर हासिल है अपोजिशन बेंचों की। तो इसका मतलब है कि अभी जो कहीं पर उनकी कबूलियत नहीं थी। यस, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है शकील करार साहब की। साहब आपको भी पता है जो है कि पीटीआई की क़यादत ने पीटीआई की, देखिए आप पीटीआई की जमाने कराए थे, इल्जाम लग रहा है ना, मौका दिया जाएगा, इल्जाम लग रहा है ना पीटीआई की क़यादत के ऊपर। आधा घंटा आप तो चाहते हैं कि पीटीआई की क़यादत जो है वो एक पेज पर ना आए, इसीलिए बसा औकात अंदर को जाते हैं, अंदर बात कुछ और होती है अडयाला में, बाहर आके मीडिया टॉक कुछ और हो जाती है। देखिए हुकूमत के तो किसी सूरत फेवर में ये नहीं है कि पीटीआई एक पेज पर आए, इसलिए ख़ुद ब खुद इस पेज को बार बार फाड़ने की कोशिश की जाती है, तब्दील करने की कोशिश की जाती है। जब मैंडेट इस वक्त दिया जा चुका है महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को जी, तो फिर पीटीआई की बात जो करनी है, पीटीआई की जो क़यादत, सीनियर क़यादत जो पहले गुजर चुके उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं था कि काबिल थे। देखिए ये बड़ी अहम बात है, काबिल थे। देखें अगर बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा बैठ जाते हैं हुकूमत के पास साथ, एक मेज़ के ऊपर आ जाते हैं और हुकूमत तो फौरी तौर पर वो तस्वीर भी जारी करेगी और फुटेज भी जारी करेगी जी, तो फिर इमरान खान साहब का वो बयानिया कहाँ पर जाएगा कि मैंने इन चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठना है? ये सबसे अहम सवाल है। जो बयानिया लेके आज तक वो चल रहे हैं मुस्लिम लीग नून के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में, तो वो तो बयानिया फिर उसे एक मुलाकात में दफन हो जाएगा ना। तो इसीलिए उनके इताती हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास जिन्हें अपोजिशन लीडर नामजद किया गया सेनेट में, कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई एक अलग पार्टी है, तो बयानिया तो अपनी जगह पर रहेगा कि मैंने इनके साथ नहीं बैठना है। अब जो बातचीत करनी है वो इतातियों ने करनी है। हुकूमत अगर चाहती है, देखें मैं बिल्कुल इस बात से भी इतफाक़ करता हूँ शकील करार साहब की कि चूँकि 8 फरवरी नज़दीक आ रहा है, वार्म अप मैच जो हैं वो हो रहे हैं, रोज़ाना हो रहे हैं, अब वो जा रहे हैं, कराची भी जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब आज इस्लामाबाद में भी आए हुए थे, अच्छी खासी यहाँ पर भी उनकी तकरीब हुई है। तो हुकूमत को अब ये खौफ है, और जो कदगनें लगी हैं, जो कुछ आपने अडयाला के बाहर पीटीआई के मुजाहिरीन के साथ जो कुछ किया है, ख़वातीन जिस तरह वहाँ पर मुतासर हुई हैं, इमरान खान साहब की जो बहनें वहाँ पर हुई हैं, तो एक लावा तो पक रहा है ना, बार बार हम उसी लावे की बात कर रहे हैं। और अगर वो लावा 8 फरवरी को फट जाता है तो आप तो उसे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो अब ये कहते हैं कूल डाउन, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हम आपको बिठा रहे हैं, हम आपको एंगेज कर रहे हैं। अमलन आपने कहाँ पर एंगेज किया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपने नेक नीति है आपके अंदर, तो आप कल के हैं जनाब अडयाला जेल का हम दरवाज़ा खोल देते हैं, महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास इन दोनों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जाएं इमरान खान से के साथ बैठें, मैंडेट लेकर आएँ और आके बातचीत शुरू कर देते हैं, मुल्क को इस्तेकाम की जानब ले आते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों नहीं करते ये? क्यों नहीं करते? अच्छा आकाश, इसमें एक लाइन सिर्फ मैं कहूँगा कि देखें, एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात हो रही है, कल मुलाकात का दिन है और दफ़ा 144 में फिर जो है वो तोसी कर दी गई है ताकि वहाँ पर कोई आके बैठ ना सके। चूँकि सुहेल अफरीदी साहब जो जिनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे, आज उन्होंने उस अदालत में पेश हो गया, सरेंडर कर लिया और ख़त्म हो गया। तो अब ये कल का फिर क्यों खौफ है? दफ़ा 144 में क्यों इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया? उनको आने दें। इस पे सोचना होगा। तारिक सुमैर साहब, सवाल भी मेरा आपसे यही होगा, इस पे सोचना होगा। इस वक्त आलमी सियासत हमारे सामने है, खतरे की घंटी जो है वो बज चुकी है। क्या समझते हैं कि इस वक्त मुल्की इस्तेहकाम और जो हमारे मुल्क है उसमें सियासी इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है? हम सबका, तमाम सियासी जमातों का एक पेज पर होना कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, मैं तो हमेशा सियासी इस्तेहकाम की बात करता हूँ। रियलिटीज़ हैं कुछ, उनको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबका माजी है, 2018 का भी माजी है, 2024 का भी माजी है, 2011 का भी माजी है। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी और सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे सबको अपने दिलों से वो क्या कदूरतें निकालनी पड़ेंगी, तब मसला हल होगा। ये नहीं होगा कि ये बदला वो बदला, बदले की सियासत 2018 में ना की जाती तो ये नौबत ही नहीं आनी। तो नून लीग पहल करेगी?
मैं आप मेरी बात सर जी कहीं से तो लचक दिखाई जाए ना, हालात थोड़ी सी बेहतर हो। माजी में मिट्टी डाल देना, क्यों नहीं डालते नून माजी पर? लीग और कितनी लचक दिखाए कि राना सनाउल्लाह जैसा शख्स जिस पे झूठा मुकदमा 15 किलो हीरोइन का बनाया गया, जिसमें फांसी की सजा है, अगर वो शख्स ये बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहा है तो आप समझे नून लीग ने लचक दिखा दिया है। सिर्फ बात अगर कर रहे वज़ीर आज़म हैं, शहबाज मुकदमा बनाया था। बात सुने ना, इमरान खान ने बनाया था, इमरान खान वज़ीर आज़म था, और पीएफ कौन वज़ीर आज़म था? अपने डीजी थे। और छोड़ें जी डीजी को, नाम क्यों लेते? वज़ीर आज़म मुकदमा तो खैर आज भी बहुत हैं। छोड़ दें। वज़ीर आज़म कौन था? वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है, सर अभी भी तो वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है ना हर चीज की। तो वज़ीर आज़म पेशकश कर रहा है ना शहबाज शरीफ, उसने पेशकश सिर्फ नहीं एक की। लुकमा में एक मिनट आप लुकमा ना दें, मेरी बात मुकम्मल होने दें, सिर्फ एक बात। मेरी बात मुकम्मल होने दें। मरियम बीबी के साथ अगर गलत हुआ था तो आज अलीमा बीबी के साथ भी तो गलत हो रहा है ना। आप मेरी बात मुकम्मल होने दें, सारी आपको आपकी तसल्ली हो जाएगी सारी मेरी बात से। अब बात यह है कि बार बार आप कह रहे हैं, यहाँ दोस्त कह रहे हैं कि इमरान खान का बयानिया दफन नहीं होगा अगर महमूद खान लचकज़ई और अल्लामा नासिर, कैसे दफन नहीं होगा भाई? अल्लामा नासिर अब्बास किसकी नुमाइंदगी करेंगे और महमूद खान लचकज़ई? अब पार्लियामेंट की नहीं, इमरान खान की नुमाइंदगी करेंगे। इमरान खान के नॉमिनेटेड हैं वो, जिन्हें अपोजिशन लीडर नामजद किया है, वो किस तरह कह सकते हैं हम तो नहीं जी इन चोरों से मजाक? भाई आपका नॉमिनेटेड अपोजिशन लीडर आपके बकौल जो चोर हैं मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले, उनके सामने बैठेंगे तो फिर आपका बयानिया कहाँ गया? कल फर्ज करें खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर जो हैं वो पीटीआई को दे दिया जाता है, मैं फर्जी बात कर रहा हूँ, तो बयानिया कहाँ जाएगा? अगर सोहेल अफरीदी आज़ादाना आ जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, इस्लामाबाद आए हैं, कराची जा रहे हैं, ये किसी की मर्जी के बगैर नहीं जा सकते। सर उनका आईनी हक है और वो जा सकते हैं, मुल्क में कहीं पे भी जा सकते हैं। इसमें रजामंदी शामिल है, मैं इशारतन बात कर रहा हूं। रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता। अगर ये एक वज़ीर आला का आईनी हक भी है फिर भी वो नहीं जा सकते। आपको पता है कोहाट के जलसे में जब उन्होंने सख्त तकरीर की, उनके एक भाई ने उन्हें टेलीफोन करके क्या कहा? उसके बाद वो लबो लहजा काफी चेंज हुआ है सोहेल अफरीदी का। वो वाले अल्फाज तो जिनके पास जाते हैं उनसे जाके पूछे। पंजाब तारिक सुमैर साहब, पंजाब हुकूमत का भी रवैया हमारे सामने था जब पंजाब हुकूमत ने जब वज़ीर आला लाहौर गए तो वो वाला रवैया भी हमारे सामने था। उसके बाद रोकना चाहती थी, रोक सकती थी, अभी वो सिंध नहीं गए, लेकिन वहां से भी उनको वार्म वेलकम जो है वो किया जा रहा है। अभी वो वहां नहीं पहुंच को, तो वो वहां पे जाएंगे। तारिक सुमैर साहब आपको मौका दिया जाएगा यहाँ पर, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले भी बात हो रही थी इसी हवाले से, मुज़ाकिरात, यहाँ भी बात हो रही है मुज़ाकिरात की, वहाँ भी बात हो रही है मुज़ाकिरात की। उसके साथ हमने देखा कि वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी जब पंजाब जाते हैं तो किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है, वो तमाम तर चीज़ें भी हमारे सामने आई। उसके साथ जब उन्होंने सिर्फ बात की है कि मैं सिंध जाना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पर भी उनको वार्म वेलकम की बातें हो रही हैं। मतलब एक अच्छा जेस्चर जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से जा रहा है। तो डेफिनेटली ये वाली तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए। ये एक वज़ीर आला जो है KP, उनका आईनी हक भी है अगर वो पाकिस्तान में कहीं भी जाते हैं। लेकिन अगर टॉपिक की बात कर ली जाए तो आलमी सियासत एक बार फिर कशीदगी के ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां हम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन की हलाकतों पर सख्त फौजी रद्द-ए-अमल की धमकी दी है। उधर वेनेजुएला में हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद ट्रंप ने लातीनी अमरीका के दीगर ममालिक खुसूसन कोलंबिया और क्यूबा को भी निशाने पर ले लिया है। साल के पहले दिन हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मतलब बहुत ही बातें की गई कि भाई हम अमन चाहते हैं और हम जंगों के हक में बिल्कुल भी नहीं हैं, कहीं पे जंग हो भी रही है तो हम उसको रुकवा देंगे। ऐसी सूरत हाल में दोबारा वेनेजुएला पे अटैक करना और उसके बाद वहाँ के जो सदर हैं और उनकी अहलिया को उनको गायब कर देना, अभी तक गायब की ही बातें हैं और इसको अगवा ही कहा जा रहा है। लेकिन नायब सदर जो हैं इस वक्त वेनेजुएला के, उनकी जानिब से मुज़ाकिरात की बातें हो रही हैं और वो चाहती हैं कि मुज़ाकिरात हो जाने चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वेनेजुएला पर कोई और मुल्क या अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो हुकूमत करें। शकील करार साहब, हालात जो है वो ख़राब है। अमेरिका जो है एक तरफ वेनेजुएला के साथ जो किया वो हमारे सामने है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरान के को धमकियों पे धमकियां दी जा रही हैं। सो हालात तो ख़राब हैं, जो ख़तरे की घंटी है वो बज चुकी है। क्या लगता है आपको?
आकाशा देखिए, इससे पहली बात तो ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो चाह रहे थे कि किसी तरह जो सदर निकोलस हैं उनकी और उनकी जो पूरी हुकूमत है उसको वो ख़त्म करना चाह रहे थे, तो उसमें वो कामयाब नहीं हो सके फौरी तौर पर, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आज उन्होंने या कल किसी वक्त उन्हें हलफ उठा लेना है काम सदर का, तो सिर्फ सदर को और उनकी अहलिया को उठाया गया, बाकी हुकूमत उन्हीं की है, चल रही है। अब उसके खिलाफ सदर जो है वो क्या करते हैं, यूएसए के सदर, वो आने वाले वक्त में मालूम हो जाएगा, लेकिन वहाँ हुकूमत कायम है और उनकी दहशत देखे ना, वो अमेरिका से लड़ नहीं सकते। वेनेजुएला के पास इतनी पावर नहीं है कि वो अमेरिका से टक्कर दे सके, तो इसलिए अवामी मुजाहरे जो है वहाँ पर फूट पड़े हैं, सो अगर अवामी एक समंदर उमड़ आता है, सामने आ जाता है, अवामी मुजाहरे ईरान में भी हो रहे हैं, ईरान की हुकूमत के खिलाफ हो रहे हैं, मुजाहरे होते हैं, लेकिन असल बात ये होती है कि हुकूमत की अपनी पोजीशन, इस मौजूदा हुकूमत की जहाँ जो वेनेजुएला में है, और वो कुछ अर्सा पहले से ख़राब होना शुरू हो चुकी थी। वहाँ के माशी हालात, मतलब वो जो तेल की उनके पास जो ज़खायर है दुनिया में सबसे ज़्यादा, उसको वो प्रॉपर तौर पर कंट्रोल नहीं कर पाए, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं या उसके फ़ायदे हैं वो बराह रास्त आवाम तक नहीं पहुँच रहे थे। इसीलिए कुछ अर्सा कबल तकरीबन 10 लाख जो शहरी है वेनेजुएला के, वो मुख्तलिफ ममालिक में, कोलंबिया में ख़ास तौर पर हिजरत कर गए थे और मुख्तलिफ ममालिक में भी चले गए थे, तो इसी के को बेस बना के हमला किया गया है। अब जो दीगर ममालिक हैं, मैक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा, उनको जो धमकियाँ दी हैं, तो उससे पूरे खित्ते में एक खौफ व हरास फैल गया। अब तो सवाल ये उठ रहा है आलमी सतह पर कि अमेरिका अब इस खित्ते के बाद क्या रुख करेगा, खलीज की तरफ, एशिया की तरफ, तो फिर हर मुल्क अपनी तरफ देख रहा है, अपने हालात देख रहा है। अब ईरान में मुजाहरे हो रहे हैं, तो ये इनका इंटरनल मामला है, अंदरूनी मामला है, किसी मुल्क को परमिशन नहीं है कि उसमें मुदाखलत करे, तो बराह रास्त उसको धमकियाँ देना कि जी आप पुरशदत वाक़यात हो रहे हैं, और लगे हाथ भारत को भी धमकी दे दिया कि टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो ये देखे ना, ये इससे पूरे जो दुनिया में जो निज़ाम हुकूमत चल रही है, ये जो सिस्टम चल रहा है, वो ब्रेक होता है, और उससे जो नुकसान होते हैं उसका अंदाज़ा बहुत बाद में जाकर लगता है। फौरी तौर पर इस तरह के हालात से आप देखें ना, आपकी जो मईशत है वो बैठ जाती है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाती है, जो आपको कारोबार ज़िंदगी है वो रुक जाता है। तो अब उस पूरा खित्ता जो 4-5 ममालिक है वो खौफ का शिकार हो गए कि अगर हमारे पे हमला कर दिया तो हम क्या कर सकेंगे, कुछ नहीं। इसी तरह ईरान है, भारत है, या बाकी जो ममालिक उसमें आते हैं, तो वो एक खौफ फैला दिया गया है। और इस पर तो अब खुल्लम खुला बात हो रही है कि ये वेनेजुएला के सदर का और उनकी अहलिया का अगवा है और उनको न्यूयॉर्क की किसी अदालत में पेश किया जाएगा। अब उसके गिरफ्तार करने के 24 घंटे के बाद उनकी चंद सेकंड्स की वीडियो जारी की गई है मीडिया को, और बताया गया कि वो हमारी कस्टडी में है। उससे पहले तक कुछ भी चीज़ ऑफिशियल मौजूद नहीं थी, लेकिन वेनेजुएला की हुकूमत ने फौरी तौर पर कोई रद्दमल नहीं दिया, मुज़ाकरात की बात की, दावत दी उनको कि आप मुज़ाकरात करें। उनको मालूम है कि उनके वसाइल पर अगर कब्ज़ा हो गया तो फिर वो कब्ज़ा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, और फिर वेनेजुएला की तबाही जो क्या है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि वो फिर इस हालात में आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसकी आवाम पहले ही परेशान है और कि ये क्या हो रहा है। अवामी मुझे मुजाहरे हैं, उनके अपना ज़ाहिर बात, उनकी अपनी एक हुकूमत थी, आबादी का काफ़ी हिस्सा जो है वो सदर निकोलस को सपोर्ट कर रहा था, उनके हमायती थे, लेकिन मुखालफिन भी तो है ना, उनके अपोजिशन की जमातें भी वहाँ पर हैं और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है वहाँ पर। तो ये इस पूरे खत्ते के लिए हालात गलत है। दुनिया को, आलमी दुनिया के जो मालिक है, आज़ाद ममालिक है, उनको इस पर रद्दमल देना चाहिए। सिर्फ रूस ही है जो खुल के तबसरे कर रहा है और रद्दमल दे रहा है, उसके अलावा बाकी ममालिक जो है खामोश है। तो ये मत भूलें कि ये इनकी जो तोपों का रुख है वो उनकी तरफ भी बढ़ सकता है, उनकी तरफ भी बढ़ सकता है। ये चीज़ें भी आगे चल के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने बात की, लेकिन अमेरिका के अंदर से भी बहुत सारी आवाज़ें जो है वो उठना शुरू हो गई। हम देखते हैं कि वेनेजुएला पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ज़हरान ममदानी जो मेयर न्यूयॉर्क हैं, उनकी जानिब से ऐसा कहना है। सगीर चौधरी साहब, मार्को रूबियो ने वेनेजुएला को मनशियात की स्मगलिंग का मरकज करार देते हुए कहा है कि अमेरिका तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि हम देखते हैं कि ये जो मनशियात की स्मगलिंग के हवाले से बातें की जा रही हैं, ये और भी बहुत से ममालिक हैं उनकी तरफ से भी था, लेकिन पहला हमला जो है वो वेनेजुएला पर किया गया है। क्या मदुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के तेल की जो सनत पर अमरीकी कंट्रोल खित्ते के दीगर ममालिक के लिए मिसाल बन सकता है या नहीं? देखें आकाशा, जो मनशियात की स्मगलिंग के हवाले से बात हो रही है जी, तो मैं एक छोटी सी आपको रिपोर्टर्स कर देता हूँ। जो अमेरिका में मनशियात सालाना बुनियादों पर होती है, सर्वे रिपोर्ट है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती रहती हैं। 460 से 1030 मेट्रिक टन जो कोकीन है वो अमेरिका में जो ट्रांजिट जोन है वो वहाँ से जाती है, और मैक्सिको जो है उसको उसका सबसे बड़ा एक रास्ता है। ठीक है, अब पहले सबसे जी बिल्कुल, मैं उसके आगे परसेंटेज भी बताता हूँ। 18 से 25 साल के जो नौजवान हैं अमेरिका में, वो सबसे ज़्यादा इसका नशा करते हैं,
और जो अमेरिका की मजमूई आबादी है उसका 24.9% हिस्सा इस वक्त मनशियात, मुख्तलिफ मनशियात, जिसमें कोकीन सबसे जो ख़तरनाक है, अल्कोहल तो वो वैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये करते हैं जी। और तकरीबन 70.5 मिलियन लोग जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें भांग भी शामिल है जो वो इस्तेमाल करते हैं कोकीन के अलावा। मुझे ये बताएं तो ये वेनेजुएला जो है ये अकेला उसको मनशियात की सप्लाई कर रहा था? ये मैक्सिको तो सबसे बड़ा वहाँ से एक ट्रांजिट रूट है जो मनशियात की आपने बात की कि वहाँ पे उस पर इल्ज़ाम लगा है, तो वो सबसे पहले तो मैक्सिको को जो है वो इस पे कंट्रोल करना चाहिए था ना, अमेरिका को। वो क्यों नहीं किया इन्होंने? और उनके अपने मुल्क में इतनी ज़्यादा तादाद में लोग हैं जो उनके अपने सर्वे बताते हैं कि वहाँ पर इतनी तादाद में वो मनशियत कहाँ से आती है? कोई गायब से तो नहीं आती ना, वो तो किसी रूट से आती है, वो सब रूट्स का पता है। इनकी अगर इतनी सिक्योरिटी विजिलेंट है तो उनको ये भी पता है कि ये जो मनशियात है कहाँ कहाँ से आती है और कहाँ जो है इसके ठिकाने हैं और कहाँ से इसका रूट जो है वो इस्तेमाल होता है, नंबर 1। नंबर 2, देखें जो अमेरिका है उसने ये साबित किया है कि सुपर पावर सिर्फ अमेरिका है। इस हमले के बाद जो नया वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो सिर्फ अमेरिका का ऑर्डर है जी। ठीक है, अमेरिका जो चाहेगा जहाँ चाहेगा उस तरीके से ही होगा। और अगर आप ये समझते हैं कि शायद कोई और सुपर पावर पैदा होने की कोशिश हो रही है तो वो बिल्कुल मफरूज़े हैं। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जो है वो मतलब सुपर पावर है। हमला किया गया ये पूरी दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए एक सबक है। और उन्होंने कहा चाइना की हम बात करते हैं कि चाइना शायद सुपर पावर, चाइना ने कभी सुपर पावर होने का दावा नहीं किया। चाइना इक्तिसादी तौर पर जो है वो लोगों दूसरे ममालिक को मात दे रहा है। ये दीगर ममालिक जो हैं उन्होंने चाइना को एक सुपर पावर कंसीडर करना शुरू किया हुआ, हालांकि चाइना ने कभी इसका क्लेम इस तरीके से नहीं किया। इसका क्लेम सिर्फ सुपर पावर का जो है वो अभी तक अमेरिका करता आ रहा है। अब देखें अमेरिका ने जो अमेरिका में ये सिलसिला शुरू किया था, ये हुआ था वेनेजुएला में, ये आज की बात तो है नहीं, ये 1990 के बाद से हुआ जब वहाँ उस वक्त के सदर जो थे वह उन्होंने अमेरिकी जो तेल की कंपनियां थी उनको बाहर निकाल दिया, चाइना की तरफ हुआ है, चाइना की कंपनियों को ले आए और इसके अलावा रशिया की कंपनियों को लेके आए। तो अमेरिका जो है वो उस वक्त से जो है वो इसके पीछे लगा हुआ था। फिर अमेरिका ने इस पर सैंक्शंस लगा दी मुख्तलिफ किस्म की, और इसके कंटेनर्स बाहर नहीं जाते थे, मुख्तलिफ रूट्स इनको इस्तेमाल करने पड़ते थे। अगर थोड़े से मैं अदाद शुमार बताऊँ आपको। सर अदाद शुमार आपसे जानेंगे इस हवाले से, तो आपने अदाद शुमार हमारे सामने रखे। असगर चौधरी साहब, जिस तरीके से सगीर चौधरी साहब ने तमाम तरह अदाद शुमार हमारे सामने रख दिए, तो इसमें तो यही लग रहा है कि दाल पूरी की पूरी काली है। क्या समझते हैं कि वेनेजुएला पर जो अटैक किया गया है कोई और वजूहात हैं जिसकी वजह से किया गया, या जो कि ट्रंप साहब बता रहे हैं वो तमाम तर चीज़ें? जी बहुत शुक्रिया काशा। देखें, एक तो जो 2026 की शुरुआत थी वो पूरी दुनिया इस हमले के बाद दंग रह गई थी कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो अपने आप को समझते हैं कि वो नोबेल के हकदार हैं, दुनिया में वो जंगें रखवा रहे हैं, अचानक वो एक ऐसा इकदाम करते हैं कि एक जो स्टेट है आज़ाद ख़ुद मुख्तार है उसके प्रेसिडेंट को अगवा कर लेते हैं और इल्ज़ाम उसके ऊपर लगता है नार्को टेरर। एक नई आप लेकर आ गए। पहले आपने कहा था कि सद्दाम साहब के पास जो है वो कमियावी हथियार हैं और इसलिए हम वहाँ पर उसे ताराज कर रहे हैं। अब एक नई चीज़ लेकर आए हैं। देखिए, इसमें एक जो चीज़ सगीर साहब ने बड़ी मुफस्सल अंदाज में बताने की कोशिश की है। देखें, जो इंपोर्ट वहाँ पर या जो वर्किंग वहाँ पर कर रही हैं, वो जो मादनियात वहाँ पर हैं, वो रॉ मटेरियल ज़्यादातर यूज़ हो रहा है चाइना के अंदर। और ये सिर्फ एक स्टेट नहीं है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कोलंबिया है, चिली है, क्यूबा के बारे में वो भी आपको थ्रेड करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये तकरीबन ये सबको ट्रंप सब चाहते हैं कि ज़रा हम अपने शिकंजे में ले लें ताकि ये चाइना का रुख ना करें। तो आफ्टर ऑल देखें, दुनिया में जो अब जंगें होंगी वो इसी के ऊपर होंगी, तिजारत के ऊपर जंगें होंगी, मादनियात के ऊपर होंगी, कुदरती वसाइल के ऊपर होंगी। आयल की जंगों के बारे में सुना था, लेकिन आयल के ऊपर जो है ना ये जंग इतनी हमें मुमकिन नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर जो अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर आप उसे गौर से उसे मॉनिटर किया हो, उन्होंने कहा था हम अमेरिकन कंपनीज़ को वहाँ पर भिजवाएंगे, आयल कंपनीज़ को, और वो एक तो हम वहाँ के मामलात अभी खुद चलाएँगे वेनेजुएला के। मतलब बात वही आ गई कि आप जिस तरह इलाके के थानेदार लगे हुए हैं और ठीक है जी, आपने कहीं पर आपको पंचायत सिस्टम पसंद नहीं आया तो आपने कहा नहीं जी यहाँ का सरपंच जो होगा वो मेरी मर्ज़ी का होगा। तो वही कुछ वो वेनेजुएला के साथ कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वेनेजुएलियन जो अवाम है
वो इस रजीम से इतनी खुश नहीं थी, और वहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो सियासी कैदी हैं वो इस वक्त भी जेलों के अंदर मौजूद हैं। उसको बुनियाद बनाने की कोशिश की गई। और फिर इससे भी तशवीशनाक बात जो हमें नज़र आ रही है कि अब आप एक प्रोटेस्ट हो रहा है एक मुस्लिम कंट्री में, ईरान के अंदर, और उस प्रोटेस्ट को बुनियाद बना के आप कह रहे हैं कि हम फिर आपको सबक सिखाएंगे या हम आपके ऊपर हमलावर होंगे। ये भी बड़ी तशवीशनाक बात है। और रिपोर्ट्स कुछ ये भी हैं जो उनके ईरानियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि ये जितना भी प्रोटेस्ट है इसमें बैरूनियात मुलव्वस है, पैसे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसके अंदर हो रहा है। अमेरिकन अथॉरिटीज़ भी कह चुके हैं कि हमारे अपने भी कुछ एजेंट्स वहाँ पर हैं। तो बात सिर्फ वेनेजुएला तक नहीं रुकी। ये वाला क्वेश्चन जो है ईरान के हवाले से, ये मैं तारिक सुमैर साहब के सामने रखना चाहूंगी सॉरी। और बात वही है कि सबसे पहले हमने देखा कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर जिस तरीके से हमला किया और वहां पर जो उनके सदर थे और उनकी अहलिया को अगवा किया गया, उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंप की जो धमकियां वो मैक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा के लिए भी हमारे सामने आई हैं। उसके साथ तारिक सुमैर साहब, क्या ट्रंप की ये धमकी ईरान की हुकूमत को मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से रोक सकती है? क्या समझते हैं कि सूरत हाल मजीद ख़राब होगी या थम जाएगी? जी बिल्कुल जी, आपको पता है कि ईरान के साथ हमेशा से अमेरिका के इख्तलाफात रहे हैं। जब से ईरान में इनकलाब आया था इमाम खमीनी साहब का, तो सिलसिला चल रहा है, इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी हैं। फिर हाल ही में इसराइल के साथ जो जंग हुई उसमें जो एटमी तनसीबात थी उनको अमेरिका ने ख़ुद निशाना बनाया और कहा कि मैंने तबाह कर दी सब कुछ। तो अब और कितनी आप हमले करेंगे ईरान पे, कितनी पाबंदियाँ लगाएंगे? वहाँ पे अगर आवाम का एहतजाज हो रहा है, महंगाई का इशू है या अंदरूनी मामला है, तो अब अमेरिका के अंदर जो एहतजाज हुए हैं इस बात पे, आपने वेनेजुएला पे जो कुछ किया है, तो जेडी वैंस के घर पे हमला हुआ है और बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं। मेयर न्यूयॉर्क ने भी मुखालफत की है, बड़ी वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो क्या किसी और मुल्क ने बयान दिया है कि हम इन मुजाहिरीन की मदद के लिए आ जाएंगे? इस तरीके से ट्रंप साहब को बयानात के हवाले से थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। मुझे तो आगे जो ख़तरा लग रहा है कि कल कलां कोई शुमाली कोरिया पे ना अटैक हो जाए अमेरिका की तरफ से, क्योंकि शुमाली कोरिया जो है वो बड़ी सख्त मुखालफत करता है। चीन का और रूस का बड़ा करीबी इत्तेहादी है हमेशा से, और उनके हर महीने खबर आती है एक नया मिसाइल टेस्ट हो गया, वहाँ भी बड़ी सख्त हुकूमत है। तो इस तरह की अब सर इस तरह तो आलमी जंग का भी खतरा बढ़ सकता है। तीसरी आलमी जंग के खतरात बढ़ सकते हैं, बन रहे हैं, माहौल बनाया जा रहा है। सदर ट्रंप को चाहिए थोड़ा तहम्मुल से काम लें। उनको चाहिए जो अब कर लिया है अब इससे आगे ना बढ़ें और वहाँ पे अमन की तरफ जाएं। अमन के दाई बनना चाहते हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें मिस्र में शर्म अल शेख में क्या कहा था, अमन का दाई करार दिया था। और उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने आगे से क्या कर दिया? इस तरीके से ना करें, इस तरीके से आप भारत का टैरिफ बढ़ाना है वो एक अलग इशू है। दूसरा मामला है रूस और चीन का सख्त रद्द-ए-अमल आया है। अब रूस और चीन कब तक वो भी अपने इत्तेहादियों को इस तरह पिटते हुए देखते रहेंगे? उन्होंने भी तो जवाबन कुछ करना है। यूक्रेन की वार अभी तक आप नहीं रुकवा सके। क्यूबा हो गया, कोलंबिया हो गया, ये छोटे छोटे मुल्क हैं, आप इनको अपने ज़ेर तसल्लुत रख सकते हैं। लेकिन आप जो नई नई मिसालें कायम कर रहे हैं, एक मरतबा अमेरिका ने पनामा के भी एक सदर के साथ इसी तरह का सलूक किया था जो अभी वेनेजुएला के सदर के साथ किया। तो मैंने बॉडी लैंग्वेज आप नोट करें, जो एक वीडियो आई है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की, जब उसको न्यूयॉर्क लाया गया रास्ती मरकज़ में, तो उसने वहाँ जितने तैनात थे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, उन्हें न्यू ईयर की हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबाद दी। कितने वो अपने बॉडी लैंग्वेज से स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे थे। उनके साथ जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात भी किसी वक्त आएंगी। तो सदर ट्रंप को चाहिए और बाकी ममालिक को भी चाहिए कि सब्र व तहम्मुल से सदर यूनाइटेड नेशन को चाहिए। यूनाइटेड नेशन तो फैली है यार, वो तो कुछ नहीं, मसला कश्मीर आज तक हल नहीं कर सकी, फलस्तीन को हल नहीं कर सकी। यूनाइटेड नेशन से कोई पॉइंट आ चुका है। शकील करार साहब, हम देखते हैं कि वेनेजुएला की जो इस वक्त नायब सदर है उनकी जानिब से मुज़ाकरात की बात की जा रही है। क्या ये मुज़ाकरात आपको होते नजर आ रहे हैं? देखिए अमेरिका का जो मिजाज है ना, वो मुज़ाकरात अगर करेगा भी तो अपनी शरात पर करेगा। ये जो गिरफ्तारी हुई है और जैसे कि इसे किडनैपिंग कहा जा रहा है, तो ये इसमें ये इत्तलात भी मौसूल हुई हैं कि अमेरिका ने सदर से जो मुज़ाकरात के लिए ये टाइम मुकर्रर हुआ था और उनकी मीटिंग थी इन्हीं मामलात को आगे चलाने के लिए, और ये मीटिंग के दौरान ही उनको वहाँ से उठाया गया। बाकायदा कोई हमला नहीं किया उन्होंने, ये इत्तलात भी सामने आ रही हैं। तो इससे अमेरिका के ऊपर दुनिया का एतमाद को एक और ठेस पहुँचती है
कि अमेरिका मुज़ाकरात के नाम पर भी आपके ख़िलाफ़ कुछ भी कर सकता है। फिर अगले मुज़ाकरात कितने संजीदा होंगे या कितना वो मुल्क आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, या आपको अंदाज़ा लगा ले। लेकिन फिर भी वेनेज़ुएला की कायम सदर ने जो पैगाम दे दिया अमन का, मुज़ाकरात का, तो अच्छी बात है। अब इसमें देखें ना, सलामती कौंसल और UN जो है वो उसकी अफादियत फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, और फिर एक वक्त आने वाला है जो नज़र आ रहा है कि फिर इन इदारों को रिकमेंड किया जाएगा कि इन इदारों को ख़त्म कर दिया जाए या बिल्कुल ही फ़ारिग कर दिया जाए, बेअसर कर दिया जाए। बेअसर तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन इस इदारों को ख़त्म कर दिया जाए जो फिर ममालिक की सलामती, दुनिया की सलामती और अपने जो कवानीन है, आलमी कवानीन, उन पर अमल दरामद नहीं करा सकते। तो इस इन इदारों का मकसद क्या रह जाता है? क्यों अरबों रुपये, करोड़ों अरबों रुपये इनके ऊपर माहाना खर्च होते हैं? क्यों फिर इनको एक हैसियत दी गई, मकाम दिया गया यूनाइटेड नेशन, सलामती कौंसलें? फिर क्या फ़ायदा इनका? बहुत सारे सवालात छोड़कर हम जा रहे हैं, और मेरा भी एक सवाल है कि जब भी दुनिया में कहीं भी कोई भी जंगें होती हैं तो हम ऐसे में देखते हैं कि सब सामने आते हैं और जंग रुकवाने की बातें करते हैं, और जंग रुक भी जाती है। लेकिन ये एक ऐसी बात के साल के शुरू में आपने बात की कि हम अमन के दाई हैं और पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं, और कहीं पे भी जंग होती है तो उसको रुकवाते हैं। लेकिन ऐसे में जो वेनेज़ुएला पर हमला हुआ है, क्या आइंदा किसी और मुल्क पे अगर हमला होता है तो क्या जो अल्फाज होंगे डोनाल्ड ट्रंप के वो मौसर साबित होंगे भी या नहीं होंगे? उनकी बात मानी भी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? और क्या वो जंग रुक भी जाएगी या नहीं रुक जाएगी? बहुत शुक्रिया, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद थे, तारिक सुमेर साहब, शकील करार साहब, असगर चौधरी साहब और सगीर चौधरी साहब। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।